और ईश्वर कृपा से अभी तक नहीं है तो आगे भी नहीं आएगी। शरीर की बाधा बीमारी ये कभी आ भी सकती है, नहीं तो भी थोड़ी अस्वस्थता में मेरा तो काम चलता है, ऐसी कोई विशेष बीमारी नहीं मुझे। तो ये मान लीजिए 2-2.25 वर्ष, उसके बाद तो मैंने वैज्ञानिकों के जो प्रमाण लिख रखे हैं उनको अभी अपने यात्रे में फिट नहीं किया है अधिकांश। उनको इसलिए नहीं किया कि मैं सारा पढ़ के देखूंगा कि कौन सा बिंदु कहां फिट होना चाहिए, लिखे तैयार है। साइंस की पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है। कुछ बिंदुओं पर वैज्ञानिकों से विचार करना है, लेकिन उनके पास उन देने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं विचार करना चाहता हूं ध्वनि होती क्या है, शब्द होता क्या है, ये वैज्ञानिक नहीं जानते। तो जानते नहीं है, उस पर उसका कोई विशेषज्ञ मिल जाए तो मैं पता लगाऊंगा, और अगर पता लगता है तो विचार करूंगा। ऐसा नहीं कि उनसे मैं फिर अपना भाष्य बदलूंगा, ऐसा नहीं, तुलना करूंगा, देखूंगा हम कहाँ है वो कहाँ है। तो प्रूफ रीडिंग आदि में फिर कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी, व्याकरण वाला भी हो, अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद कम से कम भूमिका और वैज्ञानिक भाष्यसार इतना तो करना ही पड़ेगा। 300 पेज की भूमिका, और मैं समझता हूँ वैज्ञानिक भाष्यसार भी लगभग 500 पृष्ठ का हो जाएगा। तो 800 पेज का अंग्रेजी अच्छे स्तर का ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। मैंने मित्रा साहब से बात की थी, वो थोड़े आगे चर्चा करूंगा। उनको मैंने कहा है कि लिखते ही मैं प्रिंट निकाल करके आपको अवश्य दिखाऊंगा। इसमें बहुत सारी, मतलब मेरे लेखन का कार्य 2.25 वर्ष में खत्म हो जाए। फिर प्रूफ रीडिंग करना, उसमें कुछ जोड़ना घटाना, मान लीजिए 2 साल 4 साल। मेरा लक्ष्य है कि इस लोकसभा कार्यकाल में, विशेषकर मोदी जी के कार्यकाल में, अगर ये काम हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अब रही बाधा में सबसे बड़ी बाधा हमारे यहां चोरी की, जो मुझे आशंका है। कैसे हम किसी को न बताएं और क्या बताएं क्या न बताएं, ये बड़ी समस्या। मित्रा जी का मुझे विश्वास है, और वैज्ञानिक वैसे जो मुझे मिले हैं वो तो बहुत अच्छे मिले हैं, जहां तक मेरा अनुमान। धोखेबाजी यहां भी होती है और विदेशों में भी होती है। जब हमारे प्रश्नों से ही, और एक चीज अपने वेबसाइट पर डाल दो, वो कहीं, मैंने हंगरी का जो वैज्ञानिक था जिनका कमेंट, उन्होंने तुरंत मेरा पत्र, हॉकिंग को मैंने जो पत्र लिखा था उसको पढ़ के उन्हें कुछ सेकंड बाद ही मुझे जो उत्तर दिया। मैंने उस हंगरी के साइंटिस्ट को पत्र भेजा ही नहीं था, उनको कहां से मिला? तो सूचना तकनीक इतनी तेज है कि कहीं से कहीं खबर फैल जाए। तो इसलिए अब समस्या यह है कि उनके लेख प्रकाशित होते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के पत्रिकाओं। अब हमारे लेख वहां कैसे पहुंचे? पहले तो उनको मान्यता वो कैसे देंगे? मित्रा साहब ने बिग बैंग के विरोध में जब लेख लिखे तो यहां भी बता रहे कि कई बार तो उसको प्रकाशित नहीं किया, कई बार असफलता के बाद अंत में प्रकाशित हुआ। तो ये उनके साथ हुआ जो उसी साइंस को पढ़ रहे हैं जिसको वे दूसरे देश वाले पढ़ रहे हैं। तो उनके साथ ये हुआ। मित्रा साहब के बिग ब्लैक होल नहीं है, इस सिद्धांत को स्टीफन हॉकिंग ने चुरा लिया, वो भी समझा नहीं। किसने चुराया? हमारे भारत सरकार का व्यक्ति है, उन्हीं की पद्धति में अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति, उन्हीं का चुरा लिया। तो हमारा क्या होगा? मित्रा जी से 25 अगस्त 2004 को जब मैं मिला था तो मैंने कहा, मित्रा साहब आपको बधाई। उसी समय ये अंतरराष्ट्रीय चर्चा में आए थे। तो बोले, स्वामी जी आप जैसे लोग मिलते हैं तो हमें खुशी होती है। पहला परिचय था और इतना प्रेम दर्शाया। आप जैसे लोग मिलते तो हमें खुशी होती है, लेकिन
उनके सीनियर जो बॉस हैं उनके चेहरे काले हो गए उनके रिसर्च से, अपने साथी के रिसर्च से उनके चेहरे काले हो जाते हैं। तो एक साधु जिसको लोग धार्मिक कह देंगे, सांप्रदायिक कह देंगे, और उसका जो विज्ञान है वो एक अलग ढंग की दिशा पे जा रहा है, उसको वो कैसे स्वीकार करेंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे वो पहुंचने देंगे? अगर हम इस बात से अपने प्रधानमंत्री को अवगत करा सके और उस व्यक्ति को विश्वास में ले सके, वैसे वो बुद्धिमान है, और उनको हम कह सके कि मेरा ग्रंथ पूर्ण है, मेरी भूमिका पर मैं भारत नहीं दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक से संवाद करने के लिए तैयार हूं, केवल दुभाषिया चाहिए। और उससे पहले मित्रा जी आदि का कमेंट भी बता दें कि उनके विचार हैं। अब एक बार प्रश्न उठाया था, जहां तक ध्यान आ रहा है 2007 या 2008 में सत्यजीत जी ने, और उनका प्रश्न ठीक था जब वो हमारे बहुत निकट थे। ये था कि अगर वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते तब आपका लक्ष्य संकल्प कैसे पूरा माना जाएगा? तब आप कहेंगे कि मैंने तो अपना काम कर दिया, नहीं माने तो मैं क्या करूं? तब लोग आपको अवसरवादी भी कह सकते हैं। मैंने उस समय एक पुस्तक लिखी थी और उसमें मैंने इस प्रश्न का खुलासा कर दिया था ताकि मुझे भविष्य में कोई मिथ्यावादी न कहे। निवेदन एवं स्पष्टीकरण, ये पुरानी पुस्तक है, वेद विज्ञान शोध प्रक्रिया, बहुतों ने पढ़ी होगी। उसमें मैंने लिख दिया है कि अगर वो नहीं माने तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे समझूंगा कि मेरा काम पूरा हुआ। उसका तरीका ये होगा कि वैज्ञानिकों से मैं कहूंगा कि मैं आपकी थ्योरी पर प्रश्न करता हूं, आप उसका समाधान दीजिए। अगर आपके पास समाधान नहीं है तब भी मेरी विजय नहीं है, क्योंकि प्रश्न करना सरल होता है, उत्तर देना कठिन होता है। मैं प्रश्न करके आपको निरुत्तर कर दूं, फिर मैं कहूं कि इन प्रश्नों के उत्तर मैं देता हूं अपने वैदिक विज्ञान से, और उस पर कहूं कि अब आप प्रश्न करिए, तब वो प्रश्न नहीं कर सके तो मैं अपने को सफल समझूंगा। ठीक है कि नहीं? क्यों स्वामी जी? ये इसमें साफ लिख दिया, इसलिए कोई नहीं कि बहाने अब बदल रहे हैं। समझ में आया ना? मैं उनसे उनकी थ्योरी पर प्रश्न करूंगा, अगर उनसे संतुष्ट मैं नहीं हुआ फिर मैं कहूंगा इन प्रश्नों का उत्तर मैं अपने ऐतरेय विज्ञान से दे रहा हूं, आप इसको सुनिए और आप प्रश्न करिए। अगर वो प्रश्न न कर सके और प्रश्न कर दिया और मैंने वापस ऐतरेय से समाधान कर दिया, उस पर वो प्रश्न नहीं कर सके तो मैं अपने संकल्प में सफल समझूंगा। और यदि मैं ऐसा न कर सका तो मैं अपने को असफल समझूंगा, और उस असफलता का उत्तरदायित्व तो मैं लूंगा और सफलता का उत्तरदायित्व तो आप सबको दूंगा। ये कसौटी है। तो पंचवर्षीय योजना मान लो। वैसे मेरा विचार और जल्दी करने का है, मैं सोचता हूं कि पिछली जो समय सीमा थी उसमें ही पूरा कर दो। माता जी की इच्छा क्या है कि पिछली में हो जाए तो बहुत बढ़िया, 3 साल बढ़ाना कोई कहे नहीं कि बढ़ाए, और मुझे लगता है हो जाएगा। अपन तो एक भूमिका को लेकर चलेंगे कि चलो आओ बात, भूमिका से सब हो जाएगा। एक एक बिंदु पर नोबेल पुरस्कार मिला है और एक एक बिंदु पर एक एक वैज्ञानिक का जीवन खप गया है। मेरे यहाँ तो सैकड़ों बिंदु हैं। 2-4 ऐसे बिंदु ले लूंगा जिस पर वैज्ञानिक नहीं जानते, क्योंकि मैंने तो बहुत विचार किया है भाभा में, टाटा में जाकर, मुझे पता है कहां कमजोरी है। क्या प्रयोगशाला, क्या इसके लिए किसी प्रयोगशाला की सीमा की आवश्यकता होगी? मेरा जो कार्य है वो ऐसा नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में काम कर लिया जाए। ये बहुत उच्च स्तर की बात है, तो इसका प्रयोग तो वही करेंगे।
और मैं क्या उनको बताऊंगा ये बता देता हूं। कुछ बिंदु साइंटिस्ट लोग हैं, हम बताएंगे, सूत्र हम देंगे, और क्या क्या बताएंगे उनको ये बताता हूं। अब तक के विषय से क्या क्या संभावना आई है। जैसे हमने एक बात तो बताई थी आपको कि सूर्य के नाभि की त्रिज्या कंडिका में दिया है स्वामी जी, सहस्राश्विने वा इतः स्वर्गो लोकः। इसका साण ने आचार्य ने अर्थ किया है कि यहां से इतः, इस पृथ्वी लोक से, भूलोक से स्वर्ग लोक की दूरी 1000 अश्विन के बराबर है। और अश्विन का अर्थ साण ने किया है एक घोड़ा एक दिन में जितनी दूरी तय करता है। अर्थात हम एक बलवान घोड़े पर चढ़ के जाएं तो 1000 दिनों में स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे। इसका ये अर्थ है। हाँ, स्वर्ग लोक। और अर्थ यही बन रहा है, वैसे शाब्दिक अर्थ तो यही बन रहा है। व्याकरणाचार्य कोई होगा यही अर्थ करेगा, दूसरा कर ही नहीं सकता। अश्विन का कोई और कर दे तो अलग बात है। इसी से हमने ये दूरी निकाली कि सूर्य के नाभिक की जो त्रिज्या है वो 1,50,546 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता कोई, क्योंकि 1000 आ रहा है। हम बता रहे हैं 1,50,545 किलोमीटर। 1000 कहीं आ ही नहीं रहा है। 1000 का भाग देंगे तो 10 आएगा। ये कैसे निकाला, ये तरह में मालूम पड़ेगा। और यही दूरी, इसमें वैज्ञानिक भ्रम में थे गुप्ता जी। मैंने वैज्ञानिकों से पूछा कि सूर्य की पूरी त्रिज्या, रेडियस, और केंद्र की रेडियस में क्या अनुपात है सुरेश जी? तो वो क्या कहे, लगभग 25%, चौथाई। नहीं, सूर्य का केंद्र, सूर्य के केंद्र में जो भट्टी चलती है उसका जो रेडियस है वो पूरे सूर्य का 25%। एक ने कहा 10%, ये मुंबई। सौर वेधशाला उदयपुर में है, जहां जो ऑब्जर्वेटरी वेधशाला है वो टेलीस्कोप है। ऐसे टेलीस्कोप दुनिया में 6 ही हैं, सारी दुनिया में, जिनमें एक उदयपुर में है। उदयपुर के आईजी डामोर साहब, पुलिस आईजी, मुझे वहां ले गए। मैंने कहा मुझे वहां देखना है, कि चलिए मैं चलता हूं आपके साथ। उनसे पूछा, उन्होंने कहा अबाउट 30%। कितना अंतर आ रहा है? कोई 25 बता रहा है, कोई 10 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है। इस सूत्र से हमने निकाला और राव साहब को फोन किया कि मैं आ रहा हूं, आप ठीक ठीक निकाल के रखिए कितना है। तो उन्होंने निकाला 1,66,000 समथिंग, और मेला 1,50,545। कितना अंतर है? बहुत थोड़ा। और 1% में ही हजारों किलोमीटर का अंतर पड़ता है, क्योंकि सूर्य का रेडियस 12.5 लाख किलोमीटर है, नहीं 6.5 लाख किलोमीटर। तो 6.5 लाख में 1% भी हुआ तो 6,500 हो जाएगा। तो वो उनका 25, 30 और 10 कितना बड़ा अंतर था। मैंने एक कैलकुलेट करके दिया निश्चित, और कहा कि ये उस समय की त्रिज्या है जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया। ब्रह्मांड में कुल 7 प्रकार के तारे हैं, हमारा ऐतरे बताता है। हम उनको कहेंगे तारों की श्रेणियां 7 है। इस बात को कोई वैज्ञानिक नहीं जानता कि मोबाइल की तरंगें बहुत आ रही हैं, और तरंगें एक दूसरे से टकराती भी, लेकिन एक सुपर पोजिशन की स्थिति बनती है, फिर अपना सामान्य चली जाती है। जैसे पानी, एक लहर यहाँ पैदा करे और दूसरी लहर उधर पैदा करे, दोनों लहर मिलेंगी तो उठ जाएगी डबल, और फिर वापस नीचे होकर अपने रास्ते पर चली जाएगी। क्यों? अगर ऐसा न होता तो हमें किसी की कोई बात सुनाई न देती, कोई भी रूप हमें दिखाई न देता,
अनेक इधर से प्रकाश की किरण आई, इधर से आई, टकरा के खत्म। जैसे 10-20 लड़कों के पत्थर फेंको, एक इधर से फेंका, इधर फेंका, इधर पत्थर टकरा टकरा गिरेंगे, ऐसा नहीं टकरा के और मिल करके आगे चला जाए। लेकिन तरंग ऐसा नहीं करती, टकराती है, आगे बढ़ जाती है, बिल्कुल उसमें बिल्कुल अक्षर का अंतर नहीं आता। क भी नहीं हो सकता है, उदात्त का अनुदात्त भी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो क्या होता, सारा संचार तंत्र, प्रकाश तंत्र सब खत्म हो जाता। मैंने वैज्ञानिकों से पूछा इसका क्या कारण। आप कहते हैं कि तरंग और कण एक ही है, डी ब्रोगली का नियम है, अंततः एक है, पर यहां ये अलग अलग क्यों हैं, ऐसा क्यों हो रहा है तरंगों में। तो मित्रा साहब ने कहा था इसको कोई नहीं जानता, होता है, इसको कोई नहीं जानता, लेकिन ऐतरेय बता देगा कि इसको ये ऐसे होता है। तो उनको हम वेद विज्ञान बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, इसका कारण हम बताएंगे, चित्र सहित तो बताएंगे ऐसे होता है। बलों का स्वरूप अमेरिका के रिचर्ड पी फाइनमैन को 1965 में नोबेल पुरस्कार मिला था पार्टिकल फिजिक्स में। बल कैसे काम करते हैं उन्होंने डायग्राम बनाए थे। उन डायग्रामों पर मैंने भावा में मित्रा साहब से कहा मुझे इन पर चर्चा करनी है। तो मित्रा साहब ने कहा कि ये मेरा विषय नहीं है, मैं आपको एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को आपके पास भेजता हूं। मैं वहां गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, तो साइंटिस्ट आए, जब उनको लगा कि इनको मित्रा जी ने भेजा है इनके पास, तो वो साइंटिस्ट आते ही डर गए, क्योंकि मित्रा जी ने कहा था उनको। मित्रा जी किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को तो कह नहीं सकते कि उनसे जाके मिलो। आते ही स्वामी जी मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मित्रा सर तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं अपनी बुद्धि से कुछ कोशिश करूंगा। बलों का स्वरूप आज तक दुनिया को नहीं पता है ठीक तरह से। हम फाइनमैन ने जो स्वरूप बताया है उसमें कई कमियां हैं, अपूर्णता, उसको हम पूरा कर देंगे ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर। वो भी चित्र सहित ही होगा और बहुत विस्तार होगा। मैं इसी पर एक आर्टिकल लिखता हूं और इस पर आर्टिकल लिख करके मैं दुनिया को चैलेंज कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। आज भी लिख सकता हूं, लेकिन परिभाषाएं स्वरूप मुझे बताने, वो मैं बाद में करूंगा। तीसरा, वैज्ञानिक मानते हैं कि फोटोन जो प्रकाश का कण आ रहा है, ये डॉक्टर साहब का विषय है, प्रोफेसर साहब का, कि एक निश्चित एनर्जी जब होती है तो वो दो भागों में बदल जाता है, कण और प्रतिकण, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। और एंटी पार्टिकल और पार्टिकल दोनों मिलकर गायब हो जाते हैं और एक तरंग में बदल जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? वसंत जी, ये है ना, क्यों होता है ऐसा, इसको कोई नहीं जानता, अभी तक तो नहीं जानता। हम इसको सचित्र बता देंगे कि ऐसे होता है, चित्र से। क्वांटा इलेक्ट्रॉन की संरचना को अभी तक कोई नहीं जाना है। पढ़ते हैं प्राय इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म पार्टिकल है कि वेव है, कोई पता नहीं। अब मानते हैं कि पार्टिकल का क्लाउड है, एक पार्टिकल नहीं है, असंख्य पार्टिकल उसके अंदर भरे हुए। और क्वार्क की रचना को कोई नहीं जानता अब तक दुनिया में। और प्रकाश का जो कण आ रहा है, क्वांटा जिसको होते, इसकी रचना को भी कोई नहीं जानता। कैसे बना, इसके भीतर क्या होता है, इसको कोई नहीं जानता। हम इसकी रचना भी सचित्र बता देंगे, कैसे कैसे छंद रश्मियों से बनता है और प्राण आदि तत्व उसमें क्या करते हैं, कौन इसको घसीटता हुआ लाता है। अभी आपने लेख भेजा है, सापेक्षता सिद्धांत को चुनौती दी एक वैज्ञानिक ने। आइंस्टीन कहते हैं कि प्रकाश की गति से ज्यादा किसी की गति नहीं हो सकती, होती नहीं, हो भी नहीं सकती, ऐसा आइंस्टीन का दावा। और इस पर साइंस टिका हुआ है अब तक। कभी कभी खबरें आती हैं कि ऐसे कण खोजे, लेकिन ये मुंबई के वैज्ञानिक इसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन
हम इसको ये भी बता देंगे कि इससे तीव्र गति भी होती है और कितनी तीव्र गति होती है।